आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि शादी तक बात आते-आते रुक गई हो या लड़की या लड़का पलट गया हो? अभी कुछ महीने पहले ही उसकी एंगेजमेंट हुई है। उसने वो पिंक शेड वाली साड़ी पहनी थी। उस टाइम पे तो यूट्यूब ऐसे ही बस मज़े-मज़े में स्टार्ट कर दिया था। मुझे नहीं पता था कि इतना सीरियस हो जाएगा और इससे मैं इतने पैसे कमाने लगूँगा। कभी लगता था कि यार एक दिन स्टेज पे जाके बोलना है और यूट्यूब ने ही वो सपना मेरा पूरा कर दिया। चाँद की रोशनी में सारी रात तुम्हें देखकर बिताना ख्वाब रह जाएगा। मेरा तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने जाना ख्वाब रह जाएगा। बहुत अच्छी लगती हो तुम बेपरवाह सी हँसती हुई, पर तुम्हारा मुझे देखकर मुस्कुराना ख्वाब रह जाएगा। आपने सुना होगा कि बहुत कुछ बुरा होगा कुछ अच्छा होने से पहले और ये साइकिल चलती रहती है जब तक ज़िंदगी है। तो नमस्ते, मेरा नाम आभास शाह है और मैं कहानियाँ, गाने, कविताएँ जो आपको सुनना पसंद है सब सुनाता हूँ। तो लिखने का शौक तो मेरा बचपन से ही था। मैं गाने गाता, लिखता, पर ये शौक मेरे पापा को बिल्कुल पसंद नहीं था। अब आप मानोगे नहीं, एक दिन गुस्से में मेरे पापा ने मेरे सामने मेरी डायरी फाड़ दी। मैं तो एकदम सहम गया वो सीन देखकर। मतलब मैं इतना डर गया उसके बाद, उस सीन के बाद मेरे सामने ही सब हो रहा था, उस सीन के बाद मैं इतना डर गया कि मेरा लिखना ही मुझसे छूट गया। और उसके बाद मैंने कॉलेज तक अपनी कलम ही नहीं उठाई। मतलब आप समझ सकते हो, एक तकरीबन मैं 7-8 साल का होऊँगा जब मेरे पापा ने मेरे सामने वो डायरी फाड़ दी थी। और उसके बाद तो मतलब मैं भूल ही गया कि मेरा ऐसा कोई शौक भी था। मैं लिखता भी था। लेकिन फिर साल 2017 में जब मेरे बीटेक में सेकंड ईयर में दाखिल होने वाला था मैं, तो मेरी लिखाई ने मुझे मेरी ज़िंदगी में फिर से दस्तक दी। साल 2017 था, मैं सेकंड ईयर में रजिस्ट्रेशन होने वाला था बीटेक का और हमारे पास फ़ीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। तो फर्स्ट ईयर की फ़ीस भी हमने पापा ने मतलब किसी से कर्ज़ लेकर ही दी थी। लेकिन शुरू से हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब नहीं थी। वो तो साल 2014 में एक पापा को पेनक्रेटाइटिस नाम की बीमारी हो गई थी। पेनक्रेटाइटिस एक बीमारी है। बेसिकली पेनक्रियाज़ में इन्फेक्शन हो गया था जो कि काफ़ी बढ़ गया था। उसके बाद पापा 6 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे और 6 महीने का उसके बाद बेड रेस्ट। और उसके बाद जब उठे बेड रेस्ट से, तो हमारा वो रियल एस्टेट का बिज़नेस कभी दोबारा उठ ही नहीं पाया। और नौबत ऐसी आ गई थी कि अब फ़ीस भरने के पैसे नहीं थे हमारे पास। मुझे बीच में कॉलेज छोड़ना पड़ता। कॉलेज वालों ने तो साफ मना कर दिया था कि बिना फ़ीस के कॉलेज में एंट्री भी नहीं देंगे। मैं घर पे बैठ गया और वो टाइम मेरे लिए बहुत खराब टाइम था। मतलब ऐसा नहीं होता कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा लाइफ़ में कि क्या हो रहा है? आगे क्या होगा मेरा? फ्यूचर क्या है? मतलब सब कुछ ब्लैंक दिख रहा था। एक तो बुरा भी लग रहा था कि यार मेरे सारे दोस्त कॉलेज जा रहे हैं और मैं यहाँ घर पे बैठा हूँ, अकेला। तो बस मैं अंधेरे कमरे में एक जगह बैठा रहता और एक ही टक दीवार को या पंखे को बस देखता रहता। जहाँ बैठा था वहीं बैठा रह जाता। भूख भी नहीं लगती थी, मतलब अजीब-सा हो गया था। फिर उसी टाइम पता नहीं कुछ स्ट्राइक किया मुझे, या तो पता नहीं किसी ने इशारा दिया, कहीं से इशारा आया और मुझे याद आया कि मैं लिखता भी तो था। और जब मैं लिखता था, गाता था, तब मुझे बहुत कम्फ़र्ट मिलता था। तो मैंने उसी वक़्त अपनी कॉपी निकाली, पेन निकाला और जो भी मेरे साथ सिचुएशन हो रही थी ना, जो भी हो रहा था, मतलब उस टाइम पे जो भी मैं फ़ील कर रहा था ना, वो सब कुछ मैंने पन्ने पे उतारना शुरू कर दिया। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा मैंने क्या लिखा, क्या नहीं, बस जो मेरे मन में था ना, बस लिखना शुरू कर दिया। बस लिखता गया, लिखता गया, लिखता गया, मतलब अंदर जो भी भरा हुआ था। और तब एक बात समझ में आई कि खाली दिमाग सिर्फ़ शैतान का ही घर नहीं होता, ख़यालों का भी घर बन जाता है। लिखना मेरा फिर से शुरू हो गया। थोड़े दिनों बाद जब मैं लिखते-लिखते लिखता गया और मुझे आइडिया आया कि मैं लिख रहा हूँ तो इसको घर भी बैठा हूँ यार खाली, क्यों ना इसको यूट्यूब पे भी पोस्ट कर दिया जाए। यूट्यूब उस टाइम पे आपको पता ही होगा कि उस टाइम पे बहुत उठ रहा था वो जियो की वजह से। तो उस टाइम बहुत ट्रेंड में था यूट्यूब और यूट्यूब पे वीडियोज़ अपलोड करना है वगैरह-वगैरह। तो मैंने भी अपना एक यूट्यूब पे चैनल बना लिया
और उसपे ज़्यादा कुछ नहीं, बस अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करी, मतलब जो मैंने पोएम लिखी है उसको रिकॉर्ड किया और ब्लैक बैकग्राउंड पे व्हाइट टेक्स्ट लिखकर उस अपनी कविता को मैं अपलोड करता गया यूट्यूब पे। बस यूट्यूब पे अपलोड करता गया वो 2-3 महीने ऐसा किया, उसके बाद मेरा कॉलेज भी रिज़्यूम हो गया था, क्योंकि अब मेरा एजुकेशन लोन अप्रूव हो गया था। पर उसी के साथ-साथ ना मैं यूट्यूब पे भी कॉलेज के साथ-साथ ही यूट्यूब पे भी वीडियोज़ पोस्ट करता रहता था। उसी बीच फेसबुक पे एक ओपन माइक का आ रखा था कि पास ही में एक ओपन माइक हो रहा है, मैंने रजिस्टर कर दिया। कुल 36 लोग थे, मेरा नाम भी आ गया उसमें। तो मैं गया स्टेज पे और तब ओपन माइक में क्या होता था कि जो अपना परफ़ॉर्म करता जाता था ना, वो अपने घर चला जाता था। तो मेरा स्लॉट था सेकंड लास्ट। तो जब तक मैं स्टेज पे आया ना, तो बहुत कम लोग बचे थे ऑडियंस में मुझे सुनने के लिए। तो ऐसा था कि मैं सिर्फ़ कैमरे में अपनी पोएम सुनाकर आ गया। बड़ा उदास था मैं उस दिन। लेकिन ये था मेरी लाइफ़ का एक टर्निंग पॉइंट, क्योंकि जब वो वीडियो यूट्यूब पे गई, वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। उसपे बहुत व्यूज़ आने लग गए। मतलब फ़ेसबुक के बड़े-बड़े पेजेज़ ने वो वीडियोज़ उठा के अपने पेजेज़ पे डाल दिया, मीम पेजेज़ ने वो वीडियो डाल दी और बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ आने लग गए उस वीडियो पे, उठ गई एकदम ही। और वो इतनी फ़ेमस हो गई वो वीडियो कि कॉलेज में आते-जाते लोग, आते-जाते बच्चे मुझे पहचानने लग गए कि यार तेरी वो वीडियो देखी। तो ये सुनकर बड़ी खुशी मिलती थी और जो लाइव परफ़ॉर्म करते हुए मुझे किसी ने नहीं देखा था, अब यूट्यूब पे सब देख रहे थे और बहुत तारीफ़ें मिली मुझे उसके बाद और उसके बाद कुछ-कुछ लोग मुझे ढूँढते-ढूँढते मेरे चैनल तक आ गए और मेरे भी सब्सक्राइबर्स बढ़ने लग गए और मेरी पुरानी वीडियोज़ पे व्यूज़ आने लग गए। धीरे-धीरे करके मुझे यूट्यूब से पहली पेमेंट मिली। वो कुछ साढ़े 18,000 रुपए की पेमेंट थी और वो मेरी पहली पेमेंट थी जब मैं 19 साल का था। स्टार्टिंग में मैंने एक बात कही थी कि बहुत कुछ बुरा होता है, कुछ अच्छा होने से पहले। अब अच्छा हो गया था बुरा होने के बाद। अब बारी थी पहिए की दूसरी तरफ घूमने की। तो 2022 में जब मेरा यूट्यूब एकदम दौड़ रहा था, एकदम सब सही चल रहा था, तो मुझे एक ख़्याल आया कि यार अपने बचपन का सपना पूरा करते हैं। मतलब मेरी ना एक ख़्वाहिश थी कि एक म्यूज़िक वीडियो, मतलब प्रॉपर एक मेरा खुद का गाना और उसकी म्यूज़िक वीडियो, तो वो रिकॉर्ड करते हैं। हम उसका शूट कर रहे थे और जो मेरे साथ एक्ट्रेस थी, मुझे उससे प्यार हो गया। तो हाँ, मतलब हम म्यूज़िक वीडियो के शूट पे मिले, हमें प्यार हुआ, बातें हुई, बातें बढ़ी। उसी ने मुझे सामने से प्रपोज़ किया और बातें होते-होते हम बहुत सीरियस हो गए। मतलब हम दोनों इतने सीरियस हो गए कि अब हम शादी तक का सोच चुके थे। और वो तो पागल ही हो गई थी। वो तो ये तक सोच चुकी थी कि रोके में ये कुर्ती पहनेगी, एंगेजमेंट में वो पिंक शेड वाली साड़ी पहननी है उसको, शादी में ये और संगीत में ये, वो सब डिसाइड कर चुकी थी। और मैंने तो उसको अपनी पूरी फैमिली से भी मिला दिया था। मतलब मेरे लास्ट बर्थडे पे हम जो फैमिली डिनर पे थे, वो भी हमारे साथ थी। मतलब मेरी मम्मी-बहन सब उसको जानते थे। डेढ़ साल तक हमें डेढ़ साल हो गया था साथ में रहे हुए और ऐसा लगता था कि कल ही तो मिले। हम दोनों पागल थे एक-दूसरे के लिए। हम आसमान में तारे जितनी बातें करते थे। मैं बता नहीं सकता हम कितनी बातें करते थे। हम वाकिफ़ हो गए थे एक-दूसरे की आदतों से, अब हम इतनी बातें करते थे। मतलब होता है ना कि तुम्हारी लाइफ़ में बहुत लोग आते हैं, पर कोई एक ऐसा आता है जिसको तुम देखकर सोचते हो कि यार शी इज़ द वन, इसके साथ ज़िंदगी गुज़ारनी है। सारा शहर इसके साथ घूम लिया, अब पूरी दुनिया घुमानी है। लेकिन जब सब कुछ सही चल रहा होता है ना, तब किसी ना किसी की नज़र लग ही जाती है। पता नहीं कौन है वो जो हमें खुश नहीं देखना चाहता। सब सही चल रहा था, मेरा करियर, रिलेशनशिप सब बढ़िया, लेकिन एकदम उसका मैसेज आता है कि यार आभाष, पापा ने ना लड़के देखना शुरू कर दिया है। मुझे कोई टेंशन नहीं। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम बता दो उन्हें मेरे बारे में। अब मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों था खुद को लेके? क्योंकि हमारी कास्ट सेम थी। हमें तो कोई मना कर ही नहीं सकता एक होने से। सेम कास्ट में प्यार हो जाना किसी वरदान से कम नहीं होता। तो मैंने कहा हाँ, तुम बता दो ना उन्हें मेरे बारे में। उसने कहा लेकिन मैं बताऊँगी क्या कि तुम करते क्या हो? उनको यूट्यूब वगैरह समझ में नहीं आएगा। तो थोड़े दिन के लिए तुम कोई जॉब भी देख सकते हो क्या? मैंने कहा हाँ, यार पापा वगैरह को यूट्यूब तो समझ में आएगा नहीं। अगर पापा से बात करनी है, तो कोई जॉब देखनी पड़ेगी। अब मैडम ने बोला है, करने को तो करना पड़ेगा, मैंने तो उसके बाद मैंने
जॉब देखना शुरू कर दिया। मैंने आज तक कभी जॉब नहीं करी थी और मैं जॉब देख रहा था। तो मुझे कंपनी में एज़ अ कॉपीराइटर की जॉब मिल गई और बहुत अच्छे पैकेज में, मेरी फर्स्ट जॉब थी और बहुत अच्छा पैकेज मिल गया मुझे। उन्होंने मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स देखकर मुझे जॉब भी दे दी। तो उस दिन मुझे पता चला कि इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स से तुम्हें अच्छी जॉब भी मिल सकती है और ऑफ़िस में जो इज़्ज़त मिलती है वो अलग। तो बस अब मैं अपना कंटेंट क्रिएशन और जॉब दोनों साथ-साथ में कर रहा था। सब कुछ अपना मैनेज हो रहा था, लेकिन फिर कुछ और महीने बीतते गए और फिर उसका एक टेक्स्ट आया मेरे पास। उसने मेरे से कहा कि यार मेरी हिम्मत नहीं है पापा से बोलने की, हिम्मत नहीं है। और फिर उसने मुझे ये भी बताया कि उसके पापा ने ना कोई अपने ही रिलेशन में कोई लड़का ढूँढ लिया है और उसकी उसके साथ एंगेजमेंट भी फिक्स करवा दी है और ये बात मुझे आज पता चल रही थी। मैंने कहा मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने कहा ऐसा तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें बात करनी होगी, ठीक है, अपने घर पे। उसने कहा नहीं यार, अब बहुत लेट हो चुकी है, अब मेरी हिम्मत नहीं है, जाने देते हैं। क्या हिम्मत नहीं है यार? हिम्मत करनी पड़ती है। मैंने उसको बहुत मैसेजेस किए। एक तो वो एग्ज़ैक्ट मुझे रीज़न बता भी नहीं रही थी और मैं डिज़र्व करता था जानना कि मतलब अचानक क्या हुआ है? तो उसने मेरे मैसेजेस पढ़ने के बाद बस मुझसे इतना बोला कि यार मजबूर हूँ, मजबूरी समझो। क्या समझो? क्या मजबूरी? मुझे बस इतना समझ में आता है कि अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम जान लगा देते हो उसके लिए। तुम हिम्मत नहीं हारते और उसने मेरे लिए बात तक नहीं करी। मतलब आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि शादी तक बात आते-आते रुक गई हो या लड़की या लड़का पलट गया हो? बहुत दर्द होता है। जब आपका पसंदीदा इंसान आपको छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसका बिहेवियर भी अचानक मेरे लिए ऐसे चेंज कैसे होने लग गया यार? मैंने तो सब सही किया, फिर भी मैं पागल हो चुका था, पूरी तरह से। उसके घर गया, उससे बात करने की कोशिश की पर वो रेडी थी मुझे छोड़ने के लिए, उसने मेरी बात सुनी तक नहीं। फिर तो मेरा वो वाला फ़ेज़ आ गया था जब हम ये नहीं होता कि बड़े-बड़े पैराग्राफ्स में बातें करते हैं, तो बड़े-बड़े पैराग्राफ्स में हम बातें कर रहे हैं। ठीक है, मेरा वो वाला फ़ेज़ आ गया था, अब शायद वो भी मेरे से तंग हो गई होगी। तो उसने आखिरी में मुझसे बस इतना कहा कि ये हमारी आखिरी ही बात थी, जब उसने कहा कि प्लीज़ इसे और मुश्किल मत करो, तुम तो समझो, प्यार करते हो तो जाने दो। ये पढ़कर मेरा दिल एकदम बैठ गया। प्यार करते हो तो जाने दो। इसका क्या जवाब देता मैं? मैंने जाने दिया। उस दिन समझ में आया कि सिर्फ़ पा लेना ही प्यार नहीं होता। कभी-कभी छोड़ देना, जाने देना भी प्यार होता है। तब एक ख़्याल आया कि मैंने लिखा था ये कि मत जुड़ना किसी से इतना, ये लोग आदत बिगाड़ देंगे। बातें खूब करेंगे शुरुआत में तुमसे और बाद में एक बात के लिए तरसा देंगे। मत रखना इतनी उम्मीद किसी से, ये लोग आगे चल के बदल जाएँगे। रात में खूब बातें करेंगे तुमसे और सुबह होने तक सब भूल जाएँगे। अभी कुछ महीने पहले ही उसकी एंगेजमेंट हुई है। उसने वो पिंक शेड वाली साड़ी पहनी थी। अच्छी लग रही थी काफ़ी। और आजकल ना इंस्टाग्राम काफ़ी रिलेटेबल हो गया, तो उसी टाइम पे मेरी फ़ीड में एक पोस्ट आ गई, जिस पे लिखा था कि कैसे मान लूँ कि वो मजबूर थी, जब उसने लहंगा भी अपनी पसंद का पहना था। मेरी कहानी तो खत्म हो गई थी अब। अब कोई और उससे बातें करते-करते सो जाएगा। कोई और उसे छुएगा, उसके साथ वक़्त बिताएगा। वो उसको पीछे से पकड़ेगी बाइक पे। अब वो उसका हाथ पकड़ के सारा शहर घूमेगी। उसी मोहब्बत से अपना बैग उसके कंधे पे टाँग देगी और वही सारी हरकतें करेगी। झूठ नहीं बोलूँगा पर अभी भी उससे पूरी तरह मूव ऑन नहीं कर पाया हूँ, पर एक बात ज़रूर सीखी है मैंने और बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आपको भी समझनी चाहिए कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, पर जिसको जाना होगा वो जाएगा ही। आप उसको रोक ही नहीं सकते। तो बस किसी भी सिचुएशन में ना अपना काम अफ़ेक्ट मत होने देना, खुद को अफ़ेक्ट मत होने देना। बस अपना काम करते चलना और भगवान पे भरोसा रखना। क्योंकि अंत में सब ठीक हो ही जाता है। अब देखो ना,
अगर वो फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी मेरी ख़राब नहीं होती, वो मुझे छोड़कर नहीं जाती, तो ना मैं यूट्यूब स्टार्ट करता, ना मैं यहाँ जोश टॉक्स पे आकर ये अपनी कहानी सुना रहा होता आप सबको। तो जैसा मैंने कहा था ना कि बहुत कुछ बुरा होता है कुछ अच्छा होने से पहले, और ये साइकिल चलती रहती है जब तक ज़िंदगी है। तो आपके साथ बहुत कुछ बुरा होगा, मेरे साथ भी हुआ। फाइनेंशियल दिक्कतें आई, पापा बीमार पड़ गए, बहुत टफ टाइम देखा, मतलब कॉलेज छोड़ने तक की नौबत आ गई। बट मुझे सँभाला मेरी लिखाई ने, मतलब मेरे स्किल ने, मतलब मैंने खुद को सँभाला। तो बस आपको ना खुद को टूटने नहीं देना। मतलब जो कॉलेज मुझे याद है कि जो कॉलेज मुझे एंट्री नहीं करने दे रहा था बिना फ़ीस के, जब वो वाला इंसिडेंट हुआ था, उनका मेल आया था मेरे पास परफ़ॉर्म करने के लिए। इस बार मैंने मना कर दिया था, क्योंकि डेट्स नहीं थी मेरे पास। तो अब क्या है ना कि उस टाइम पे तो यूट्यूब ऐसे ही बस मज़े-मज़े में स्टार्ट कर दिया था। मुझे नहीं पता था कि इतना सीरियस हो जाएगा और इससे मैं इतने पैसे कमाने लगूँगा, मतलब ब्रांड कोलैबोरेशंस। मेरे पास मुझे स्पॉटिफ़ाई का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, मैंने स्पॉटिफ़ाई के साथ 1 साल तक काम किया है अपने पॉडकास्ट पे, और मैं अपना घर सँभाल पा रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अपने उस डिसीज़न की वज़ह से। और अब मतलब जो लाइफ़ एक इमेजिन करी थी ना कि ऐसी लाइफ़ होगी, उससे बहुत बढ़िया लाइफ़ हो चुकी है, क्योंकि महीने के अच्छे खासे पैसे अब मैं कमा लेता हूँ। 1.5 से 2 लाख रुपए आ जाते हैं सिर्फ़ यूट्यूब से, और बाकी शोज़ मैं करता हूँ, और मेरे पॉडकास्ट चलते हैं, फ़ेसबुक पे पेज है, इंस्टाग्राम, मतलब बहुत कुछ है। जोश टॉक्स मैं बहुत सालों से फ़ॉलो कर रहा हूँ, मतलब अ, मुझे याद तो नहीं है कि मैंने पहली वीडियो कौन-सी देखी थी। हाँ, पर बहुत सारी मैं वीडियोज़ मैंने जोश टॉक्स की देखी हैं, और मतलब बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी वीडियोज़ देख के, और कभी लगता था कि यार एक दिन स्टेज पे जाके बोलना है। एक दिन तो कभी तो कोई दिन आएगा जब मैं ऐसे जोश टॉक्स पे अपनी कहानी सुना रहा हूँगा। और यूट्यूब ने ही वो सपना मेरा पूरा कर दिया कि मैं जोश टॉक्स पे आज खड़े होकर आप सबको अपनी जर्नी सुना पा रहा हूँ, जर्नी बता पा रहा हूँ। तो बस ये मानकर चलो कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और ज़िंदगी बहुत मौके देती है, बस आपको लपकने आने चाहिए।